तो हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं गोनियोस्कोपी। ठीक है, अभी हम लोग गोनियोस्कोपी, पर्टिकुलर गोनियोस्कोपी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे गोनियोस्कोपी के कॉन्ट्राइंडिकेशंस और इंडिकेशंस। ठीक है, कि किन किन केसेस में हमें गोनियोस्कोपी नहीं करनी है और किन किन केसेस में हमें गोनियोस्कोपी करनी होती है। ठीक है, उसकी इंडिकेशंस क्या हैं और उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं। सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं वो हम लोग ये देखेंगे कि गोनियोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, आप अगर आप कहीं वायरल में गए हो या कोई आपसे पूछ रहा, सबसे पहले वो आपसे यही पूछेगा कि जो आप गोनियोस्कोपी कर रहे हो इसका प्रिंसिपल क्या है। तो गोनियोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये इसका प्रिंसिपल है। इसके प्रिंसिपल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिस वीडियो में मैं आपको गोनियोस्कोपी के बारे में बताऊंगी, उसको वीडियो में आपको मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बताऊंगी, प्रिंसिपल के बारे में। बट अभी आप बस इतना याद रखो कि गोनियोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि गोनियोस्कोपी के इंडिकेशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गोनियोस्कोपी के इंडिकेशंस के बारे में। ठीक है, क्या क्या होते हैं? जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि वेनहरी ग्रेडिंग क्या होती है। वेनहरी ग्रेडिंग में हमें एंगल्स का कैसे पता चलता है, हमारा हाफ सीटी है, 1 सीटी है, 1/4 सीटी है। अगर हमारे पेशेंट का, हमने सेट लाइन एग्जामिनेशन किया और पेशेंट का जो वेनहरी ग्रेडिंग है उसमें हमारे नैरो एंगल्स आए। ठीक है, अगर हमारे उसमें नैरो एंगल्स आ रहे हैं वेनहरी ग्रेडिंग में, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग हमें गोनियोस्कोप करनी है उस पेशेंट। ठीक है, हमें लगता है कि हमारा हाफ सीटी है, ओके, क्योंकि हमारे पॉसिबल चांसेस नहीं है, क्योंकि हमने वेनहरी ग्रेडिंग में पढ़ा था। उसके बाद अगर पेशेंट की 1/4 सीटी है, लेस देन 1/4 सीटी है या फिर 0 है, उन केसेस में हमें ये करना है। सेकेंड, अगर पेशेंट को ब्लंट ट्रॉमा हुआ है, इन केस ऑफ ट्रॉमा पेशेंट का आईओपी रेज्ड हो जाता है या फिर उसके एंगल्स भी नैरो हो सकते हैं। ट्रॉमा हुआ, पेशेंट के एंगल भी नैरो हो सकते हैं, उस केसेस में भी हमें गोनियोस्कोपी करनी है। ओके, थर्ड वन, इफ पेशेंट इज हाई मायोपिक और हाई हाइप्रोपिक। ठीक है, अगर पेशेंट हाई मायोपिक है और हाइप्रोपिक है, उन केसेस में भी हमें गोनियोस्कोपी करनी होती है। ठीक है, और इन केस, और उसके बाद ये 3 चीज में हम लोग करेंगे। और किस केसेस में करते हैं? इन केस ऑफ न्यूरोवैस्कुलराइजेशन। अगर पेशेंट के न्यूरोवैस्कुलराइजेशन स्टार्ट हो गया है, आपको लग रहा है पेशेंट के न्यू वेसल्स आ रही है ऐसे हम लोग के, तो उन केसेस में भी हम लोग गोनियोस्कोपी करेंगे। गोनियोस्कोपी क्यों करेंगे? न्यू वैस्कुलराइजेशन, जो न्यू वेसल्स की, जो न्यू वेसल्स हो रही हैं, ये हमारे एंगल्स में तो नहीं जा रही है। अगर हमारा जो एंगल्स है, अगर ये हमारे एंगल्स में ऐसे जाए तो हमारे एंगल्स को क्या कर देंगे? ये यहाँ से ब्लॉक कर देंगे। यहाँ हमारा अगर एंकल का ड्रेनेज है, अगर हमारा ये ऐसे ड्रेनेज है, ऐसे अगर माने ड्रेनेज है और यहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स आ गई हैं, तो हमारा ड्रेनेज क्या होगा? वो ब्लॉक हो जाएगा, ड्रेनेज नहीं होगा। तो उन केसेस में क्या होता है? अगर न्यूरोवैस्कुलराइजेशन का पेशेंट है, न्यूरोवैस्कुलराइजेशन पेशेंट को हो रहा है, तो आपको उन केसेस में भी गोनियोस्कोपी करनी है। उसके बाद अगर पेशेंट को यूवेआइटिस का पेशेंट है, ठीक है, यूवेआइटिस का पेशेंट है, तो भी आपको गोनियोस्कोपी करनी है। यूवेआइटिस का मेन साइन क्या होता है कि जैसे आपका पेशेंट आया, पेशेंट की यूवेआइटिस के केस में पेशेंट में क्या होता है कि सेल्स होती हैं। ठीक है, क्या होती है? यूवेआइटिस में हमारी जो होती है मेन सेल्स होती है। सेल्स क्या करती हैं? अब पेशेंट के एसी वाले चैम्बर, जैसे हमारा यही है, ये हमारा एंगल है, ठीक है, अगर हमारे एंगल्स हैं, हमारा ये एंगल ऐसे निकल रहा है, हमारा ड्रेनेज यहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो हमारे अगर एसी में सेल्स हैं तो हमारी सेल्स क्या होंगी? यहाँ जाके इकट्ठी हो जाएंगी, ऐसे ऐसे इकट्ठी हो जाएंगी। क्या होगा? हमारा ड्रेनेज नहीं हो पाएगा, ये रास्ता क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा प्रेशर रेज हो जाएगा और पेशेंट को मे भी, ठीक है, ग्लूकोमा के चांसेस होंगे। तो इन सारे केसेस में हम लोग को वो करनी है गोनियोस्कोपी। एंड सिक्स वन इज, अगर पेशेंट ग्लूकोमा एक्सपेक्ट है, अगर पेशेंट को हमें है कि हाँ पेशेंट को ग्लूकोमा है, पुराना पेशेंट पहले से डायग्नोज है कि उसे ग्लूकोमा है, तो आपको गोनियोस्कोपी, तो उसकी आपको गोनियोस्कोपी करनी ही करनी है। अगर आपके पास पेशेंट आया है, उसने कहा है कि तो मेरी फैमिली हिस्ट्री ग्लूकोमा की है, नॉर्मल लग रहा है, नहीं करनी है। अगर आपको लग रहा है फैमिली हिस्ट्री ग्लूकोमा की और पेशेंट भी सस्पेक्ट लग रहा है, तो आपको पेशेंट की गोनियोस्कोपी करनी है। ठीक है, ये सारे केसेस होते हैं जिनमें आपको पेशेंट की गोनियोस्कोपी करनी होती है। इसमें आप स्किप नहीं कर सकते हो कि हाँ
इन केसेस में नहीं करनी है, इन केसेस में नहीं करनी। इन सारे केसेस में आपको पेशेंट की गोनोस्कोपी करनी होती है। अगर पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री भी है ग्लूकोमा की, तो भी आपको गोनोस्कोपी करनी है। ठीक है, किस किस में करनी है एक बार और देखते हैं। सबसे पहले हमारा नैरो एंगल्स ऑफ वेन हेरिक ग्रेडिंग, और हमारा वेन हेरिक ग्रेडिंग में नैरो एंगल्स होंगे तो हमें पेशेंट की गोनियोस्कोपी करनी है। इन केस ऑफ ब्लंट ट्रॉमा, अगर ब्लंट ट्रॉमा के केसेस में भी हमें करनी है। इन केस ऑफ हाई मायोपिक और हाई हाइप्रोपिक, इन पेशेंट्स में करेंगे। न्यू वेस्कुलाइजेशन के पेशेंट में करेंगे, किसी को न्यू वेस्कुलाइजेशन होगा यूवेटिस के केस में, और इन केस ऑफ ग्लूकोमा सस्पेक्ट। फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लूकोमा, अगर किसी पेशेंट को यह है कि मेरी पुरानी फैमिली हिस्ट्री है, अगर किसी पेशेंट को यह है कि उसे इंजरी भी हुई है, कभी वो कहता है मेरे को इंजरी हुई है, तो उस केसेस में भी आप उसकी गोनोस्कोपी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब हम लोग देखने वाले हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होती हैं? कॉन्ट्राइंडिकेशंस मीन कि किन किस केसेस में आपको गोनोस्कोपी नहीं करनी है। ऐसे कौन से केस होते हैं जिनमें आपको पेशेंट की गोनोस्कोपी नहीं करनी है? ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जो मोस्टली हॉस्पिटल में होता है, फर्स्ट नंबर इज हम लोग पोस्ट ऑफ पेशेंट में कभी भी गोनोस्कोपी नहीं करते हैं। समझ रहे हैं ना? पोस्ट ऑफ पेशेंट्स पे आपको ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं करना होता जिससे उसकी कॉर्निया हार्म हो, क्योंकि पोस्ट ऑफ पेशेंट की कॉर्निया वैसे ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगी, तो उस पर हमें कोई भी ऐसी चीज अप्लाई नहीं करनी है जिससे उसकी कॉर्निया पे एब्रेशंस हो। सेकेंड वन इज, अगर आपकी कॉर्निया पे कोई भी एब्रेशंस है, ठीक है, इन केस ऑफ कभी कभी पेशेंट के, अगर पेशेंट के ईपी डिफेक्ट है, इन केस ऑफ ईपी डिफेक्ट आपको गोनियो नहीं करनी है। ईपी डिफेक्ट में तो यहाँ तक कि हम लोग गैट भी नहीं करते हैं। ठीक है, गैट भी नहीं करते हैं एंड गोनियो भी आपको नहीं करना है। इन केस ऑफ एब्रेशन, अगर पेशेंट की कॉर्निया में एब्रेशन है, ईपी डिफेक्ट है, तो आपको ये सब चीज नहीं करनी है। ठीक है, गोनियो आपको नहीं करनी है। थर्ड वन इज इन केस ऑफ पेशेंट को पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा है, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा है पेशेंट को, तो आपको ये नहीं करनी है। क्यों पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा? अगर पेशेंट के पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा है और पेशेंट का पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा मीन्स पेशेंट का कोई ऑब्जेक्ट आंखों के अंदर जाके गिरा है, तो वहां क्या होता है, हमारा अंदर का कुछ आई का जो हमारा सामान है, जो हमारे आई के अंदर के स्ट्रक्चर्स है, वो धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं इन केस ऑफ। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर पेशेंट की आई है, जैसे ये आई को अगर हम प्रेस करेंगे तो उसको और दिक्कत होगी। ठीक है, उस केसेस में भी हमें ये नहीं करना होता है। ठीक है, ब्लंट ट्रॉमा में करेंगे, पेशेंट को जब ब्लंट ट्रॉमा हुआ है उसमें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज ओपन नहीं है, तो उन केसेस में करेंगे। पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा में क्या होता है, ओपन स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा के केस में हमें ये नहीं करना है। उसके बाद अगर किसी पेशेंट की आई में एक्टिव इन्फेक्शन है, अगर किसी पेशेंट की आई में एक्टिव इन्फेक्शन है, जैसे कंजंक्टिवाइटिस हो गया, तो उन केसेस में भी हमें गोनियोस्कोपी नहीं करनी होती है। क्यों नहीं करनी होती है? क्योंकि एक्टिव इन्फेक्शन है। अगर पेशेंट की आई में इन्फेक्शन है, आप उस पर गोनियो कर रहे हैं, तो गोनियो भी इन्फेक्टेड हो गया। आप अदर पेशेंट की आई में आप कितना भी क्लीन करोगे, तो पेशेंट की आई में उसमें भी जाने के चांसेस होते हैं, और उसकी एक आई है दूसरी आई में स्प्रेड होने के चांसेस भी होते हैं। तो इनके साथ एक्टिव इन्फेक्शन आपको ये नहीं करना है। किस में नहीं करना? पोस्ट ऑफ पेशेंट्स में नहीं करेंगे, किसी पेशेंट को एब्रेशन है उसमें नहीं करेंगे, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा के केसेस में नहीं करेंगे, और किसी पेशेंट को एक्टिव इन्फेक्शन है तो नहीं करेंगे। एंड फिफ्थ वन इज, अगर उसकी आई में इन्फिल्ट्रेट है या फिर कोई अल्सर है, इन केस ऑफ अल्सर के केसेस में और इन्फिल्ट्रेट के केसेस में हम लोग ये गोनियोस्कोपी नहीं करते हैं। उसके बाद हम लोग किस केसेस में नहीं करेंगे? हाइफीमा, इफ पेशेंट को हाइफीमा हो गया तो भी नहीं करेंगे। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हाइफीमा के केसेस में हमें ये करना पड़ जाता, करते भी हैं कहीं कहीं पे। वैसे हाइफीमा के बेसिस में नहीं करना होता है, क्योंकि ब्लड अक्यूमुलेट हो गया तो अगर हम ज्यादा प्रेस करेंगे तो उसको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, हाइफीमा के केसेस में हम लोग को ये नहीं करेंगे। और किन केसेस में नहीं करेंगे? अगर पेशेंट को परफोरेटेड, इन केस ऑफ परफोरेटेड कॉर्निया, ठीक है, अगर हमारा परफोरेशन, कॉर्नियल परफोरेशन हुआ है, तो उन केसेस में भी हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हमारा कॉर्नियल परफोरेशन हुआ है, तो कॉर्नियल परफोरेशन के केसेस में भी हम लोग ये नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आई तो परफोरेटेड है ना, आई तो वैसे ही कॉर्निया मेल्ट हो चुकी है, तो उसमें अगर आप करोगे तो क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, आंखों को हार्म होगा। तो ये सारे केसेस होते हैं जिसमें हम लोग को गोनियोस्कोपी नहीं करनी होती है। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन और इंडिकेशंस, गोनियोस्कोपी करने से पहले आपको इनके इंडिकेशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस पता होना बहुत जरूरी होता है। क्यों?
अगर आपको नहीं पता होगा आप तो किसी भी पेशेंट्स में कर दोगे, राइट। तो आपको कोई भी प्रोसीजर है, कोई सा भी है, गैट हुआ, गैट जो भी चीज आपकी आईज को टच कर रही है, वो प्रोसीजर करने से पहले आपको सोचना होगा कि हाँ हम किस पेशेंट में कर सकते हैं, किन पेशेंट में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आपको पता होने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर हम गैट की बात करें तो गैट के भी कुछ इंडिकेशंस होते हैं, कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं, ठीक है। नॉर्मल पेशेंट्स में गैट सब में करेंगे, बट इफ पेशेंट की कॉर्निया पे कोई भी डिफेक्ट है तो हम उस केसेस में नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान देनी होती है कि हाँ क्या क्या उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, कौन से इंडिकेशंस है, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को बार बार देखें, ध्यान से देखें, आपको सब कुछ इसी साइड क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको उसके बाद भी लगता है कि कोई डाउट है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप कर दूंगी, ओके। सो अगर मेरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स का शेयर करें। थैंक यू।